गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एनएमआर और उनके सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था। बच्चों, अपन ने जनरल थ्योरी पढ़ी थी और एनएमआर में कितने सिग्नल्स हमें मिलते हैं उनके बारे में जाना था। तो बच्चों, वहाँ हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिले थे। जैसे कि बेंजीन है, उसमें 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, मगर हमें एक सिंगल पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे डाई मिथाइल ईथर ले लीजिए, उसमें भी सिंपल सी बात है कि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर है। अब बच्चों, यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये केमिकल एनवायरनमेंट होता क्या है। हम जो चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारा केमिकल शिफ्ट। अभी मैंने आपसे बहुत बार प्रोटॉन और उनकी केमिकल एनवायरनमेंट की बात की थी। तो बच्चों, ये टर्म हमें अब समझ में आएगी कि जो हमें सिंगल पीक मिल रही है, या हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका सिमिलर केमिकल एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। केमिकल शिफ्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी सिग्नल्स हमें एनएमआर में मिलते हैं, उतने ही इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमें मॉलिक्यूल में देखने को मिलते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी सिग्नल की पोजीशन जो है, वो हमें ये बताती है कि हमारा जो प्रोटॉन है वो किस तरह के केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। क्योंकि बच्चों, जैसे कि अपन कोई भी एरोमेटिक सिस्टम ले ले, एलिफेटिक ले ले, एसिटाइलिक ले ले, विनाइलिक ले ले, या इनमें क्या होता है कि इनसे जो जुड़े हुए ग्रुप हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। और इसी तरह से जो प्रोटॉन होता है, उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो बदलता है। और उसी की वजह से हमें अलग अलग प्रोटॉन के लिए अलग अलग एनएमआर के सिग्नल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ बच्चों, ये समझने की चीज़ है कि ये डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट प्रोटॉन को क्यों मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें जो समझना है, सिंपल सा देखिए कि आपका एक प्रोटॉन है, उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस अपने ऑन एक्सेस पर रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। बच्चों, ये तो बात हुई सिंगल एक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो न्यूक्लियस है, उसके बाहर कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमने अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा था कि यदि हम किसी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, माइक्रोवेव फील्ड में डाल दें, तो वो रोटेट करने लगता है, और हमें 2 ओरिएंटेशन मिल रहे थे। और वहीं पे यदि हमारा प्रोटॉन फ्लिप कर जाता है तो हमें एनएमआर का सिग्नल देखने को मिलता है। पर न्यूक्लियस कहाँ है? न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूक्लियस को रखते हैं, तो न्यूक्लियस के रोटेशन के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी रोटेट करते हैं, और उसकी वजह से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उसकी वजह से हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। बच्चों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ मैं इसको एक बार पढ़ के समझा देती हूँ आपको। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, its electron are caused to circulate and thus they produce secondary magnetic field, जिसे हमने क्या कहा है? induce magnetic field. Rotation of electron about the proton itself generate a field in such a way that at the proton it oppose the applied field. अब यहाँ बच्चों, समझने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो सेकेंडरी, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी जा रही है, यदि वह अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, तो हम कहेंगे वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट है। और यदि वो रेनफोर्स करती है,
यानी वो उसको बढ़ा देती तो हम कहेंगे वहाँ पर डीशील्डिंग हो रही है। क्लियर? यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, thus the field felt by the proton is diminished and the proton is said to be the shielded. Rotation of electrons about the nearby nuclei generated a field that can either oppose or reinforce the applied field at the proton. If the induced field oppose the applied field, यानी कि यदि हमारा जो अप्लाइड फील्ड है उसे वो अपोज कर रही है इंड्यूस फील्ड, द प्रोटोन इज सेड टू बी शील्डेड, यानी हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोटोन है वो शील्डेड है। बट इफ द इंड्यूस फील्ड रेनफोर्स द अप्लाइड फील्ड, द प्रोटोन फील अ हायर फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड डाला है उससे कहीं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वह महसूस करेगा, उसे हम कहेंगे कि वो डीशील्डेड है। शील्डिंग शिफ्टेड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड, यदि शील्डिंग होती है तो हमारी जो पीक आएगी वो हमें अपफील्ड में मिलेगी, जबकि यदि डीशील्डिंग होती है तो हमें जो एब्जॉर्प्शन की जो पीक मिलती है वो डाउनफील्ड के अंदर देखने को मिलती है। अब बच्चों ये तो बात हुई टर्म की केमिकल शिफ्ट क्या है, यदि हम उसे डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, सच शिफ्ट in the position of NMR absorption which arise due to the shielding or de-shielding of proton by the electron are called chemical shift। यानी कि यदि जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी वजह से यदि शील्डिंग या डीशील्डिंग होती है प्रोटॉन की तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल शिफ्ट। फॉर मेजरिंग केमिकल शिफ्ट ऑफ वेरियस प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल, the signal for tetramethylsilane is take as a reference। बच्चों यहाँ पर हम किसी भी स्पेक्ट्रा को लेते हैं तो हमें वहाँ पर एक रेफरेंस वैल्यू डालनी पड़ती है। यदि हम यूवी का भी स्पेक्ट्रा लें या आईआर का लें तो उसके अंदर बच्चों हमें जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर हम TMS यानी टेट्रामिथाइलसिलेन को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, और उसे क्यों यूज़ करते हैं, ड्यू टू द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलोन, यानी सिलिकॉन जो है आपका उसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी वजह से उसे हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। और इसका एक सिग्नल हम सिग्नल मान के चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम अपफील्ड और डाउनफील्ड की बात करेंगे। इसे अपन डिस्कस करेंगे आगे और अच्छे से, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले आपको ये समझना है कि केमिकल शिफ्ट क्या है और केमिकल शिफ्ट किस वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर द एनएमआर सिग्नल फॉर पर्टिकुलर प्रोटॉन इन अ मॉलिक्यूल will appear at different field strength compared to a signal from TMS. This difference in the absorption position of the proton with respect TMS signal is called chemical shift। इसे हम डेल से डिनोट करते हैं। अब बच्चों हमने जो रेफरेंस लिया है, मैंने कहा है कि TMS को अपन ने यूज़ किया है पहले, क्योंकि एक तो इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है और ये बहुत क्योंकि इसका जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो किसी तरह का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्रोटॉन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं कर, जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं या जो भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन हमें हमारे स्पेक्ट्रा या हमारे जो भी सैंपल है उसके बीच में हमें नहीं मिलना चाहिए। तो जो सैंपल का जो चयन, वो जो हम रेफरेंस वैल्यू का जो सॉल्वेंट है जो चयन करेंगे हम, वो किस आधार पर करेंगे, तो ये देखिए ट्राइमिथाइलसिलेन इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट रेफरेंस एंड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर, मतलब उसमें निम्न कैरेक्टर होने चाहिए। एक तो जितने भी कंपाउंड हैं वो ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं TMS में। इसी तरह से बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है कि जो ये हाईली वॉलेटाइल है, यानी कि यदि हमने कंपाउंड को इसके अंदर डिज़ोल्व किया है तो डिज़ोल्व करने के बाद वो आसानी से उड़ जाता है, यानी हम हमारे कंपाउंड को वापस से रिकवर कर सकते हैं, वापस से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों कि यह हमारा जो सैंपल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आती है कि यदि हमने IR ले रहे हैं, UV कोई भी स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो कि हमने जिसमें डिज़ोल्व किया है उसी के साथ हमारा जो कंपाउंड है वो रिएक्शन कर ले। यानी कि हमें जो रेफरेंस के लिए जो लिया है उसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारा जो सैंपल है उसी के साथ किसी भी तरह की क्रिया न करे।
अब बच्चों यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ डेल फॉर अ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू TMS कैन बी ऑब्टेन बाय द मेजरिंग VS और VTMS। यहाँ पे म्यू एस क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ द सैंपल, म्यू TMS क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS। अब बच्चों यहाँ देखिए डेल की वैल्यू निकालेंगे, म्यू सैंपल माइनस म्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इन द मेगा साइकिल। अब यहाँ डेल म्यू यहाँ पर निकल आया है और डेल म्यू की वैल्यू 0 से 10 होती है। बच्चों एक और जो हम यूज़ करते हैं टर्म, इसमें टाउ यूज़ करते हैं, और जो स्केल यूज़ किया जाता है जनरली NMR की दो तरह से वैल्यू हम लिखते हैं, एक तो टाउ में लिखते हैं, दूसरी हम डेल में लिखते हैं। अब यहाँ बच्चों आपको समझ में आएगा, द NMR सिग्नल इज यूजुअली प्लॉटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग टू द राइट, ठीक। दस द सिग्नल ऑफ TMS हाईली शील्डेड अपीयर एट द एक्सटर्नल राइट टू द स्पेक्ट्रम डेल इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमने TMS है उसकी वैल्यू को बच्चों यहाँ पर हमने 0 बोला है। अब आप ये देखिए, यदि 0 की तरफ जा रहा है हमारा, यहाँ देखिए ये वाला, तो क्या कहेंगे, हाईली शील्डेड सिग्नल मिलेंगे, यानी अपफील्ड कहलाती है। वहीं यदि इस तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे सिग्नल जो है डाउनफील्ड में है, ये टी शील्डेड है। अब यहाँ पर बच्चों आप दोनों स्केल मैंने आपको बताए हैं, डेल और टाउ, तो इसमें देखिए कि जो डेल है हमारा 0 से 10 है, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू होती है टाउ की 0 से 10 की। अब यहाँ पर बच्चों कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के दिए गए हैं कि उसके सिग्नल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यदि हम इन वैल्यूज़ को याद कर लें, और इनको याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो लास्ट यूनिट दी गई है आपके सिलेबस में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की है, यानी कि आपको बाकायदा स्पेक्ट्रा दिए जाएंगे और आपको वहाँ पर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें आपको यूवी की वैल्यू भी दी जाएगी, आपको मास की दी जाएगी, और NMR में आपको पूरा स्पेक्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह आपको IR प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको ये बताना होगा कि आपको जो अननोन कंपाउंड दिया गया है, पूरा आपको जो प्रिडिक्शन देनी होगी कि आपको जो स्पेक्ट्रा दिया गया है वो किस कंपाउंड का है, ठीक है। तो अब आप बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 प्रोटॉन है, ये हमें 0.2 के अराउंड करें, यहाँ पे यहाँ 3 CH3 की बात हो रही है जो 0.9 के अराउंड मिलेगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ सिंपल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे H और यहाँ एसिटिलिनिक H है, जबकि विनाइलिक प्रोटॉन की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 से 3.5 है और 4.6 के अराउंड मिल रही है। इसको बच्चों अपन शील्डिंग और डी शील्डिंग जब पढ़ेंगे तब हम यहाँ ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि यहाँ शील्डिंग क्यों हो रही है, यहाँ डी शील्डिंग क्यों हो रही है। इसी तरह आप फ्लोरीन का देखिए, F यहाँ पर है, उसमें देखिए 4.5 की, और यहीं पर आप एरोमेटिक सिस्टम में देखिए आपको 6.6 से 9 के अराउंड आपको पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से बच्चों आप ये पूरी टेबल देखेंगे, एसिड की आप ये देखिए आपको 10 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह इनोलिक जो आपका है डबल बॉन्ड के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी 15 से 17 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसके लिए आपको 9 to 10 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। यानी कि हम कहेंगे जो भी हायर रेंज में पीक जा रही है वो क्या है, डी शील्डिंग है। यदि इसमें शील्डिंग होती तो क्या होता, वो हमें अप फील्ड में मिलता। अब शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट, अभी अपन ने ऊपर ही बात करी थी, शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट क्या हो। बच्चों यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए, ये आपका न्यूक्लियस से जो स्पिन कर रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब साथ ही बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और ये आपकी यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा है। Hydrogen nuclei in a molecule are surrounded by the electronic charge which shield the nucleus from the influence of the applied field। यानी कि हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है कि जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाली है उसको अफेक्ट करता है। और किस तरह से प्रभावित करता है बच्चों, फ्रॉम द रिलेशन, इसको छोड़िए, थोड़ी सी डेरिवेशन थी, म्यू की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, मगर यहाँ पर समझने वाली चीज़ यहाँ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इज कीप स्टेट। तो जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी है कॉन्स्टेंटली वेरी करती है, और यदि रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम स्टेबल कर दें
तो जो हमारी स्ट्रेंथ है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वो कॉन्स्टेंटली वेरी करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट कर दे तो शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अपफील्ड, तो यहाँ पे हमारा जो शील्डिंग शिफ्ट होगा अपफील्ड की तरफ चला जाएगा। इन द मॉलिक्यूल वेयर देयर इज अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द प्रोटॉन, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव शील्डिंग, यानी कि हमारी जो पीक है हमें वो अपफील्ड में देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे जो प्रोटॉन थे उन्होंने हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी उसको कम नहीं किया है। अब सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कॉज रिड्यूस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। यहाँ क्या हो रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया तो वो क्या कर रहा है कि जो आपका प्रोटॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो कम कर रहा है, यानी डी शील्डिंग हो गई। हैंस वी से that if local diamagnetic current were responsible when the value of proton absorbed should depend upon the electronegativity of the attached atom or group। अब आपको बात समझ में आई, मैंने ऊपर बोला था कि एसिटिलीन हुआ, एसिटिल या आपके जितने भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड हुए या सेचुरेटेड कंपाउंड हुए, बेंजीन रिंग सिस्टम हुआ, एरोमेटिक सिस्टम हुआ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हुए, उन सब कंपाउंड के अंदर जो आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ग्रुप किस तरह से इफेक्ट डालेगा, यानी कि यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी पॉसिबल कि वो आपका जो प्रोटॉन है उसके पास के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, और जैसे ही यदि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाते तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाएगा। बट देयर आर सम अदर फैक्टर, और भी कई फैक्टर होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपके जो पास वाला जो नेबर ग्रुप है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं। अब it has been found that the absorption depend upon the manner in which the pi electrons circulate under the influence of the applied field। अपन ने पहले ही केमिकल शिफ्ट में पढ़ा है बच्चों कि जैसे ही हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो वहाँ क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में तो रोटेशन हो रहा है उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मगर अब जो बाहर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड या एक करंट जनरेट हो रहा है। इन केस ऑफ इथेन ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, यानी कि यदि हम इथेन की बात करें तो उस समय क्या होगा कि जब हमारा जो अप्लाइड फील्ड हमने डाली है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसके राइट एंगल पे हो जाती है ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किस वजह से, जो कि हम, और ये हमारी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से बन रही है। इस डाईमैग्नेटिक यानी कि अपोज करेगी हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड द कार्बन एटम एंड इज पैरामैग्नेटिक, और कार्बन के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये बच्चों डायग्राम से हम इस शील्डिंग और डी शील्डिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। द प्रोटॉन फील्ड मोर मैग्नेटिक एंड हैंस द एब्जॉर्प्शन अकर एट लो फील्ड, और इसी वजह से हमें जो एब्जॉर्प्शन है वो लो फील्ड पे देखने को मिलता है। अब बच्चों इसमें हम एल्डिहाइड का जो है प्रोटॉन, इसका डायग्राम मैंने यहाँ लिया है, आप इसको समझिए। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ, तो ये तो हुई आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से एक सर्कुलेशन हो रहा है इस तरह से, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो डायरेक्शन बन रहा है फील्ड का वो सिमिलर है। अपोज वो कब करेगा, जब वो इस डायरेक्शन में होता, तो इस वजह से क्या हुआ, तो हमें जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा वो एक तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डाउन फील्ड में मिलेगा, और यदि वो सेम डायरेक्शन में तो हमें अप फील्ड में मिलेगा। अब ओलिफिन ले लें, एल्डिहाइड ले लें, एसिटिलीन ले लें, एसिड एस्टर, ये सब में क्या होता है, पॉजिटिव रीजन हमें मिलता है, यहाँ शील्डिंग मिलती है और हमें अप फील्ड के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी के विपरीत बच्चों यहाँ पर ये देखिए नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है बेंजीन का।
अब बेंजीन की यदि हम बात करें, in the case of benzene and other aromatic compound, strong diamagnetic current are induced by the applied field. This cause paramagnetic shielding at the aromatic proton and thus absorption occur downfield. On the other hand, any group which is present above and below the plane of aromatic nuclei will be shielded and absorption from such a proton occur upfield. अब समझिए यहाँ पर बेंजीन रिंग के प्रोटॉन तो पैरामैग्नेटिक हो गए, इस वजह से हमें डाउनफील्ड में पीक मिल रही है, लेकिन यदि रिंग के अबाउ द रिंग एंड बिलो द रिंग यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में, तो उसकी पीक हमें अपफील्ड में मिलेगी बिकॉज ऑफ शील्डिंग. रिंग करंट इफेक्ट एज इज सीन इन बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड इन एब्सेंट इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और हम यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमें यहाँ पर जिस तरह का हमें रिंग करंट देखने को मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो यहाँ पर अनुपस्थित होता है. अब बच्चों यहाँ बात करेंगे कि हमने जो डी शील्डिंग इफेक्ट की बात करी थी, अब वो जैसे जैसे बॉन्ड एंड आपको मैंने वहाँ नंबर ऑफ सिग्नल्स बताए थे, तो उसमें अब यहाँ पर आप इसको समझिए कि कैसे केमिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है. अब फर्स्ट उसमें देखिए, ये सिंपल कंपाउंड ए है, ये बेंजीन रिंग उससे जुड़ा हुआ CH2 ग्रुप, फिर CH3 ग्रुप है. अब ए है डी शील्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें होगी, बी में उससे कम होगी और ए में सबसे कम होगी. अब इसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखिए ए बी सी, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए. अब for saturated molecule the diamagnetic contribution is most important and the absorption position of the proton depend upon the electronegative of the attached atom or group. यानी कि जितने भी saturated compounds हैं उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है. The de-shielding effect due to the electronegative atom falls with distance and there is a little effect on the position of absorption of proton which are 3 bonds away. अब बच्चों यहाँ हमने पैरामैग्नेटिज्म है, केमिकल शिफ्ट है, इन सब को समझा है. अभी यहाँ पर आप इतनी सी बात समझिए कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है और केमिकल शिफ्ट की वजह से हमारी डेल की वैल्यू कैसे वेरी होती है. डाउनफील्ड क्या है, अपफील्ड क्या होता है, शील्डिंग क्या है और डी शील्डिंग क्या है. एरोमेटिक कंपाउंड, एसिटिलीन कंपाउंड, एल्डिहाइड और इन सब के अंदर शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी. थैंक यू.